नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में कृषि पूरी तरह से वर्षा पर आधारित है। सिंचाई के सीमित साधनों के कारण ही रबी मौसम में खेत खाली पड़े रहते हैं और ऐसे क्षेत्रों के लिए सघन खेती के रूप में उतेरा खेती एक अच्छा विकल्प सिद्ध हो सकता है। उतेरा खेती का मुख्य उद्देश्य खेत में मौजूद नमी का उपयोग अगली फसल के अंकुरण और वृद्धि के लिए करना है, जिससे 2 फसलीय खेती का लाभ किसानों को मिलता है। तो आप कैसे करें उतेरा तकनीक से खेती, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ ब्रिज किशोर प्रजापति। कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में सदियों से जो है दोहरी फसल उत्पादन की विभिन्न प्रकार की अनेक कृषि पद्धतियां हैं और उन कृषि पद्धतियों में से एक जो वर्षा आधारित क्षेत्र जो होते हैं, जहां पे कम वर्षा होती है और जहां रबी के पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती जिन किसानों के पास, तो वहां एक पैरा और उतेरा नामक फसल और कृषक पद्धति का कार्य हमारे किसानों के द्वारा किया जा रहा है। किसान भाइयों, उतेरा पद्धति फसलों को पैदा करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें बिना किसी खेती की तैयारी के रबी मौसम में फसलों की बुवाई करके असिंचित अवस्था में पैदा करते हैं। यह पद्धति अधिकतर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के पहाड़ियों और मैदानों में अपनाई जाती है। फसल उगाने की उतेरा पद्धति सदियों पुरानी है। धान की खड़ी फसल में बालियों के झुके होने पर उतेरा फसल जैसे तिवड़ी या लाखड़ी, मसूर, मूंग, उड़द, अलसी, कुसुम व सूरजमुखी की बोनी कर देते हैं, जिसमें तिवड़ा और मसूर की बोनी सबसे ज्यादा की जाती है। इस फसल को बोनस फसल भी कहा जाता है। 1070 mm वर्षा हो चुकी है, जो कि बहुत ही पर्याप्त है रबी के मौसम में पैरा उतेरा फसल के उत्पादन के लिए। इसमें मुख्यतः जो होता है, हमारी जो भूमि में जो नमी होती, उस नमी का उपयोग जो है हम रबी की फसल उत्पादन में करना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जैसा कि मैं बता दूं, भूमि का चयन आपको किस प्रकार से करना है, तो भूमि हमारी मुख्यतः जो होती है, भारी दोमट मिट्टी जो होती है, वह उतेरा फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दूसरी चीज़ इसमें यह ध्यान रखना है कि आपकी भूमि में जो है गड्ढे ना हो, मतलब जल भराव की उपस्थिति ना हो, भूमि आपका समतल हो, जिसके कारण अंकुरण के बाद जो है रबी की फसलें जो हैं, जो आगे हम बताएंगे, उसका अंकुरण जो है क्षतिग्रस्त ना हो या किसी प्रकार की बीमारी न लगे। अब दूसरी चीज़ जो है, आपको किस प्रकार का फसलों का इसमें चयन करना यह बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले एक जो होती है आधार फसल। आधार फसल वह फसल होती है जो खरीफ के मौसम में उगाई गई है। तो मुख्यतः हमारे यहाँ जो है धान की फसल जो है वो आधार फसल हुई। अब आधार फसल जो है उसके पकने से, या हम बोल सकते हैं उसके फूल आने के 2 हफ्ते के बाद जो है, जो पैरा फसल है, उतेरा फसल जो है, ठंडी में उगाई जाने वाली उन फसलों का जो है हम खेत में छिड़काव करना होता है। तो सबसे अभी पर्याप्त समय, जो सबसे अनुकूल समय है, वो अक्टूबर का 15 तारीख जो होता है, उससे लेकर आप जो है प्रथम सप्ताह जो होता है नवंबर तक जो है पैरा उतेरा फसल का छिड़काव अपने भूमि में कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि फसल कौन कौन सी हमें उगानी है पैरा उतेरा फसल के अंतर्गत। जो तिलहन फसल है, इसमें जो मुख्य रूप से जो हमारी अभी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो उन्नत किस्म है, जैसे JLS 73 हुआ, JLS 79 हुआ, JLS 66 हुआ, JLS 67 हुआ, इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मसूर की फसल है, जो दलहनी फसल है, इस दलहनी फसल में जैसे अभी IPL 316 हुआ, RVL 11-6 हुआ, तो और कोटा मसूर 1 हुआ, यह एक उन्नत किस्म है। इन किस्मों का आप अगर चयन करते हैं तो हमें अधिक उत्पादकता प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार से एक खेसारी दाल होती है जो लेथाइरस कहलाती है, हमारे क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित है किसानों के द्वारा। तो उसकी जो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो है रतन किस्म जो है, यह भी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही अनुकूलित है। इस किस्म का भी आप चयन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि जो पैरा उतेरा फसल के रूप में जब हम इन फसलों का उपयोग करते हैं तो उसमें 1.5 गुना बीज ज़्यादा उपयोग करना होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग जानते हैं कि एकड़ के पीछे जो है अलसी का 8 kg बीज आप लोग उपयोग करते हैं। तो अगर हम 1.5 गुना ज़्यादा बात करें तो मतलब 12 kg जो है आपको प्रति एकड़ की दर से आपको बीज का उपयोग करना होगा। इसी प्रकार से आपको मसूर में और जो हमारी खेसारी दाल होती है उसमें आपको 1.5 गुना आप जो है बीज दर को ज़्यादा उपयोग करें। अब जो हम बीज उपचारित की बात कर ले, क्योंकि जो है अभी हम इसमें खेत की जुताई करके तो बीज को हम छिड़काव करते नहीं हैं, हम खड़ी फसल में उपयोग करना होता है। तो इसमें हमें बीज उपचारित करना बहुत ज़रूरी होता है। फंगस या कवकनाशी से अगर आप उपचारित करना चाहते हैं, कार्बेंडाजिम के साथ मैंकोजिब नामक मिक्स दवा आती है, जिसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। ट्राइकोडर्मा जो है हमारा यह
जैव उर्वरक जो बोल सकते हैं। तो इसका जो है 5 ग्राम प्रति केजी बीज को उपचारित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर हम दलहनी फसल का उपयोग कर रहे हैं तो 200 ग्राम जो है राइजोबियम जो है दलहनी फसल के लिए 10 केजी बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हम पीएसबी फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया का अगर उपयोग करना चाहते हैं तो उसकी भी जो है आप 10 से 15 ग्राम मात्रा जो है प्रति केजी बीज को उपचारित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इन उपचारित बीजों को फिर जो है आप खेत में छिड़काव करें खड़ी फसल के अंतर्गत। उतेरा फसल धान की बालियां झुकी होने पर छिड़क कर बुवाई करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फसल को किसी प्रकार का खाद या उर्वरक देना संभव नहीं हो पाता और इसलिए किसान भाइयों धान की फसल में स्फुर व गोबर की खाद का प्रयोग करने से उतेरा की पैदावार बढ़ जाती है। यदि धान में उतेरा डालते समय 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया को दिया जाए तो उतेरा फसल की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। किसान भाइयों, यदि आपके पास धान के लिए पानी उपलब्ध है तथा रबी फसलों के लिए नहीं है तो इस स्थिति में धान की गभोट अवस्था में पानी अस्थायी रूप से निकालकर खेत में दरार लाते हैं। खेत से पानी निकालने के 7 दिन के बाद फिर खेत में 7 दिन तक पानी भर दें। इसके बाद खेत का पानी कम करके उतेरा फसल की बुवाई कर दें। इस प्रक्रिया से उतेरा फसल में खरपतवार भी कम हो जाते हैं और उतेरा फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो किसान भाइयों यह निदाई जो है आप जो है आवश्यकता अनुसार बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद, उसके बाद 40 से 45 दिनों के बाद और निश्चित रूप से निकाल दें। और जब भी आपकी जैसे धान की फसल कटाई होती तो निश्चित रूप से अंकुरण के बाद जो है आप घास निकालें, जिससे जो उसमें की विभिन्न प्रकार के लगने वाले कीट बीमारियां हैं उससे आप बच सकते हैं। उतेरा की बुवाई के 20 से 25 दिन के अंदर धान की फसल को काट लें और फसल की कटाई भूमि की सतह से करें तथा कटी धान की फसल को अति शीघ्र उठा लें। आमतौर पर किसान भाई उतेरा में किसी प्रकार का पौध संरक्षण नहीं अपनाते हैं, जिससे फसल 30 से 40% तक क्षति होती है, जिसे पौध संरक्षण अपनाकर रोका जा सकता है। और लास्ट में जो है अंतिम में जैसा आप जानेंगे कि कीट और बीमारियां इसमें अगर लगेंगी, जैसे रस शोषक कीट आपके लगेंगे, तो इसमें मुख्यतः रूप से जो है आप इमिडाक्लोपिड नामक दवा जो होती है उसकी प्रति टंकी 5 से 6 ml जो है आप लेकर छिड़काव कर सकते हैं। हमारे कृषकों के पास अगर पानी सिंचाई की उपलब्धता नहीं है तो निश्चित रूप से आप पैरा उतेरा फसल की आप खेती करें, जो कि वर्तमान समय बहुत ही अनुकूल। मसाला फसलों में हल्दी का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी हल्दी की फसल लगाई है तो उससे अधिक उपज लेने के लिए फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों की पहचान करके नियंत्रण करना आवश्यक है। तो आप कैसे करें इस कार्य को, इसकी जानकारी के लिए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर नरेंद्र भगत से। आज हम बात करेंगे कि ऐसी फसल की जिसका नाम है हल्दी, जो एक बहुत ही अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक भी कह सकते हैं इसको फसल है। और हमने देखा कि कहीं कहीं जो है वो कुछ बीमारियां जो हैं इसकी हल्दी की जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, खासकर बरसात के बाद या जब ओस पड़ने का समय होता है, उस समय पत्ता धब्बा रोग हैं इनका जो है प्रकोप शुरू हो जाता है। तो हाँ, अगर आप जैसे ही अपने खेत में ऐसा कुछ देखें कि आपके कुछ छोटे छोटे दाग या भूरे रंग के या हल्के भूरे रंग के दाग आपके पत्ते पे किसी भी, खासकर ये शुरू होता है निचले जो आपका पत्ता है उससे शुरू होगा, और दाग पड़ने के बाद जो काफ़ी दाग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं और उससे जो है दाग बड़ा हो जाता है, पूरे जो है पत्ते को जो है वो कवर कर लेता है। अगर आप उस पत्ते को जिसमें दाग शुरुआत हुई हो, अगर आप उस पत्ते को तोड़ दें और कहीं साइड में ले जाके दबा दें मिट्टी में, तो जो है उसकी जो प्रकोप है या उसकी बढ़ोतरी जो है इस फफूंद की वो नहीं होगी। तो हम इसको जो है बिना किसी फफूंदनाशक या किसी दवाई के जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी हम किसान भाई बहनों को सलाह देते हैं कि हल्दी क्योंकि एक मसाला फसल है और हमें इसको डायरेक्ट जो है कंज्यूम करना होता है, लेना होता है, इसलिए हम सलाह देते हैं कि इसमें कम से कम जो है वो कीटनाशकों का और फफूंदनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमें लगे कि ये प्रकोप थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हम इसमें जो है वो लस्सी का प्रयोग जो है, खट्टी लस्सी का प्रयोग, 3 लीटर लस्सी को 100 लीटर पानी में घोल के इसका हम इस पे छिड़काव कर सकते हैं। उससे जो है रोग के जो बीज हैं या बीजाणु हैं वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते या पत्ते के एक दूसरे में जाने से जो है वो रुक जाते हैं और इस धीरे धीरे इस जो ये पत्ते धब्बे रोग हैं इनका जो है प्रकोप जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। किसान भाइयों, इन बताए गए उपायों के बावजूद भी अगर आपकी हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप अधिक देखने को मिल रहा हो, तब आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें।
जिसमें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। और इसमें एक और रोग होता है जो कि गांठों में पाया जाता है। जैसे आपने देखो अदरक में भी वो रोग लगता है, उसमें गांठ सड़न रोग बोलते हैं। तो इसमें भी वो कई बार जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा हो, ज़्यादा समय के लिए पानी खड़ा हो, वहाँ पे वो रोग जो है वो उसकी जो प्रकोप ज़्यादा देखा गया है। उसमें क्या होता है कि जो गांठें होती हैं इसकी वो पनीली जैसी हो जाती हैं और थोड़ी सी उसका गहरे रंग की होके और वो सड़ने लग जाती हैं। तो हमें उसके लिए भी ध्यान रखना है कि एक तो पानी खड़ा नहीं होने देना है खेत में, उसको मिट्टी चढ़ा के रखनी चाहिए और जहाँ पानी खड़े होने की संभावना है वहाँ से पानी की निकासी कर देनी चाहिए ताकि वहाँ पानी नहीं खड़ा हो और इससे जो है वो उसको बचाया जा सका। और वैसे भी अगर आपको ऐसा कोई दिख जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है पूरा पौधा के पौधा जो है वो पीले रंग का होने लग जाता है और शुरू में ही उसका ग्रोथ भी कम हुई होती है। तो हमें पता लग जाता है कि इसमें वो गांठ में पहले से ही ये रोग आ गया है, बीज से ही, या वहाँ पे वो रोग जो है वो उसका प्रकोप हुआ है। तो हम उसको जो है हम सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि उसको जो है उस पौधे को एकदम उखाड़ दें और उसको जो है कहीं साइड में ले जाके उसको जो है दबा दें। उससे क्या होगा कि उसकी जो बढ़ोतरी है वो कम हो जाएगी। और हम इसमें एक और सलाह देते हैं कि एक प्राकृतिक खेती में जो है एक हमारी एक फार्मूलेशन है बीजामृत। अगर हम इसमें लगातार जैसे 15-20 दिन के अंदर बीजामृत की जो है ड्रेंचिंग और जो इसकी जो सिंचाई करते रहेंगे तो इस रोग का प्रकोप जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है। किसान भाइयों, यदि आपकी हल्दी की फसल में प्रकंद विगलन रोग अधिक देखने को मिल रहा हो तो आप समय रहते फसल में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप मैकोजेब 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आपकी फसल इस रोग से होने वाले नुकसान से बच जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो जिन किसानों ने धान की फसल लगाई है उसमें बली बनने की अवस्था है, तो उनकी फसल में गंधी बट कीट का प्रकोप हो सकता है, जिससे फसल का उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए आप धान की फसल में गंधी बट कीट का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। किसान भाइयों, जब धान पे बालियां आने लगती हैं उस समय एक कीड़ा है जो किसानों को खेतों को धान के खेतों को बहुत नुकसान करता है, वो है गंधी कीट। ये कीड़ा जो है जैसे नाम से ही हम जान रहे हैं गंधी, गंध मारने वाला। जैसे खेत पे जाएंगे तो एक अजीब टाइप का दुर्गंध जब फैलता है तो समझ लें कि आपके खेतों पे गंधी कीट का प्रकोप हो चुका है। धान का गंधी बग कीट से धान की फसल को बहुत नुकसान होता है। इसके आक्रमण से धान की पैदावार में भारी कमी आ जाती है। धान की फसल में गंधी बग कीट के शिशु और पौध दोनों शुरुआत में कोमल पत्तियों और तनों का रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं। बालियां निकलने तथा दूध भरने की अवस्था में ये कीड़े बालियों में बन रहे दूध को चूस लेते हैं और दोनों को अंदर से खोखला बना देते हैं, जिसके कारण बालियां सफेद हो जाती हैं, साथ ही कुछ दाने बदरंग हो जाते हैं। इसके शरीर से विशेष प्रकार की बदबू निकलती है, जिसकी वजह से इसे खेतों में आसानी से पहचाना जा सकता है। ये कीड़ा क्या करता है, जिस समय बाली में दूध भरता है उस समय ही ये आक्रमण करता है और वो क्या करेगा कि बाली पे रस चूस लेगा। अगर पूरा चूस गया तो आपका दाना नहीं भरेगा, वो खकड़ी रह जाएगा। अगर थोड़ा सा चूस के आगे निकल गया तो भी आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि उसका अगर आप जब धान से चावल बनाएंगे तो चावल जो होगा वो काला काला होगा और वो मार्केट में बाजार के लिए सही नहीं होगा, उसका दर गिर जाएगा। गंधी बग कीट की पहचान की बात करें तो इसके प्रौढ़ कीट 14 से 27 मिलीमीटर लंबे होते हैं, जिनका रंग भूरे से काला होता है। देखने में कीट मच्छर की भांति ही दिखाई देता है, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। लेकिन किसान इस कीट को विशेष बदबूदार गंध से पहचान सकते हैं। मादा कीट पत्ती के किसी भी ओर 1 से 2 पंक्तियों में 250 से 300 अंडे देती है, जो 5 से 6 दिन में निम्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। निम्फ बहुत छोटा तथा हरे रंग का होता है, बढ़वार के साथ भूरे रंग का हो जाता है। इसकी अवधि 13 से 17 दिन होती है। और गंधी बग कीड़ा का पहचान ये है
ये हरा रंग का होता है, इसकी लंबी लंबी टांगे होती है, मच्छर से बड़ा होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है और दुर्गंध फैलाता है, हरे रंग का रहता है। वो क्या करेगा कि अपना मुंह उसमें दाने पे घुसेड़ देगा और उसका रस चूसने लगता है, जिससे ये बर्बादी होती है। ये भी आपको 20 से 40% तक, कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा नुकसान करता है। तो किसान भाइयों, इसके बचाव के लिए ये है, किसान भाई ये देखना है कि प्रति पौधे अगर एक शिशु मिलता है, एक उसका गंधी बग कीड़ा मिलता है, तो ये जो गंधी कीट है इसका जैविक नियंत्रण भी करते हैं और इसका जैविक नियंत्रण स्वतः भी हो जाता है। किसान भाइयों ध्यान देंगे आप खेतों पे कि अंधाधुंध रासायनिक दवा का छिड़काव करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कीट हैं जिसका जो ख़त्म हो जाते हैं और वो हम लोगों को नुकसान देते हैं। जैसे एक प्रचलित नाम है राम जी का घोड़ा, वो क्या करता है ना, वो गंधी कीट को खा जाता है, पकड़ के खा जाएगा। तो ये इस तरह के और भी थोड़े से बड़े जो ततैया होते हैं वो गंधी कीट को खाते हैं। तो कोशिश करेंगे अंधाधुंध कीटनाशी का प्रयोग नहीं करेंगे। इस कीट के नियंत्रण की बात करें तो खेत में खरपतवार नियंत्रित रखें, उर्वरक का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। साथ ही जब फसल पुष्पन अवस्था में हो तब फसलों पर अधिक निगरानी रखें। इसके नियंत्रण के लिए 10% फॉलीडॉल धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव 8 बजे सुबह से पहले या फिर 5 बजे शाम के बाद बालियों पर करें। प्रति एकड़ फसल में 150 मिलीलीटर इमिडाक्लोपरिड का छिड़काव करें या फिर 100 ग्राम थियामेथोक्सम का छिड़काव करें। बेहतर परिणाम के लिए छिड़काव सुबह 8 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद करें। इस दवा का छिड़काव धान की बालियों पर करें। इसके अलावा प्रति एकड़ खेत में 200 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर नीम का तेल मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और जैसा कि मैं सब समय कहता हूं, किसान भाई थोड़ा सा साफ सफाई खेतों का ध्यान रखेंगे, जैसे मेड़ पे अनावश्यक रूप से कोई खरपतवार नहीं रहे तो आपको किसी तरह का कीट का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान रख के किसान भाई गंधी कीट से प्रकोप को निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मिलावल, जिला ग्वालियर के कृषक गणेश गुर्जर ने। ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गणेश गुर्जर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है। अब इस रोग के लक्षण जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो यह रोग गाय और भैंसों में ज़्यादातर पाया जाता है। रोग की पहली पहचान यह है कि इससे तेज बुखार आता है। शुरुआत में पशु के मुख से लार बहती है। पशु को चारा चबाने में अत्यंत दिक्कत होती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जो खुर होते हैं, खुरों में घाव बनने लगते हैं। पशु को चलने में अत्यधिक तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त जो दुधारू पशु हैं उनमें दुग्ध उत्पादन बहुत तेज़ी से गिरता है। अगर पशु गर्भावस्था में है तो कई बार गर्भपात भी हो जाता है। तो देखा जाए तो यह आर्थिक रूप से बहुत ही हानि करता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है।
जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआती अवस्था में ही पशुपालक जो है उसमें अच्छी तरह घाव की सफाई करें। सफाई के लिए आप हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट युक्त पानी का उपयोग कर सकते हैं। उससे सर्वप्रथम आप घाव को अच्छी तरह से साफ करें पहले। उसके बाद दूसरा, जब घाव साफ हो जाते हैं इसके बाद घरेलू उपचार आप क्या कर सकते हैं। जो भी घाव दिख रहे हैं पशु को, उसके ऊपर आप कोई भी एंटीसेप्टिक दवा या आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किया हुआ कोई ऑइंटमेंट, जैसे कि हम बात करें तो हमारे पशुपालक भाई जो है नीम, घी इत्यादि से बनाया हुआ ऑइंटमेंट जो है पशुओं को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो मुंह में जो छाले बन जाते हैं उसमें भी यह बहुत ही कारगर है। तो ये तो हो गया शुरुआती अवस्था में। अब कई पशु ऐसे होंगे जो कि देखभाल ना होने के कारण कीड़े पड़ जाते हैं, तो कीड़ों को खत्म कैसे करें। तो उसके लिए सबसे आसान उपचार है तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल होता है इसकी आप कुछ मात्रा जो है जहाँ पर घाव बना हुआ है, कीड़े हैं, वहाँ आप लगा के छोड़ दें। अगर ये खुरों के अंदर जो है काफ़ी गहराई में है तो आप क्या करें कि रुई लें और रुई को तारपीन तेल में भिगा दें और भिगाने के बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता घाव के अंदर आप भर कर छोड़ दें। और 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद जब उसका असर होगा तो जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता उस रुई को वहाँ से निकाल लें और पुनः उसके अंदर जो ऑइंटमेंट है, मलम है, उसको आप अच्छी तरीके से उसमें लगा दें। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह बीमारी आपके क्षेत्र में हो ही ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है इसका रोकथाम का, वो है टीकाकरण। और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह टीका जो है बिल्कुल निःशुल्क लगाया जाता है और यह टीका साल में 2 बार लगाया जाता है। पशुपालक भाई इन टीकों को शीत ऋतु के आरंभ होने से पूर्व और इसके पश्चात जो शीत ऋतु खत्म होती है, लगभग 2 टीकों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो साल में 2 ये टीकाकरण जो है पशुपालक भाई हमें अपने पशुओं को अवश्य करें। इससे आप फुट एंड माउथ डिजीज बीमारी से पशुओं को बचा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, मेरे द्वारा ये जानकारी आपको दी गई है। अगर इन जानकारियों को आप अच्छी तरह से अपने मन में सुधार करते हैं तो आप निश्चित रूप से इन बीमारियों से अपने पशु को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।